नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय में ये आज हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है विधायिका, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में, विधायिका वाले चैप्टर में हम बात करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कौन कौन से प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, उसकी फ्रेमिंग क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजों का विशेष तौर पर ख्याल किया जाता है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, अर्थात कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो दिया है कि लोकसभा के लिए कौन सा कथन सत्य है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए, लोकसभा का निर्वाचन अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उस संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से जो असत्य है उसको हटा देना है, वही हमारा सही उत्तर है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसको कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो जो भारत में निर्वाचन की व्यवस्था है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर है, यह बिल्कुल हमारा सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति नहीं, निर्वाचन आयोग करता है। हमारा कथन सी असत्य है लोकसभा के निर्वाचन के लिए। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराता है। तो हमारा विकल्प सी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन 547, 545, 552, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि 552 सदस्यों का निर्वाचन अधिकतम हो सकता है। हमारे भारत के संविधान ने इतने लोकसभा सदस्यों हेतु अपनी संस्तुति दी है। तो भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है, 552। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। 4 विकल्प, 31वां संविधान संशोधन, 42वां, 35वां और 45वां। तो हम जानते हैं कि 31वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। 1971 की जनगणना के अनुसार, 1961 की जनगणना के अनुसार, 1951 और 1981। तो हम जानते हैं कि 1971 की जनगणना के अनुसार वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य में सीटों का आवंटन आधारित है। इससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वहां पे देखिए लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 30 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अभी ये वर्तमान की स्थिति है। ध्यान से देखना है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य में के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है हमारी 1971 की जनगणना पर आधारित। जनगणना की बात आ गई है तो बात कर लेते हैं। प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी। प्रथम दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी। इस समय कौन था इस समय कौन इंडिया का गवर्नर जनरल था, इस समय कौन था, दोनों चीजें आप लोग देखिएगा। लेते हैं अगले प्रश्न की। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर, उस राज्य में भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर। तो सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। हमारा विकल्प ए सही है। प्रति 10 लाख की आबादी पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। आगे, किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न।
किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है? आपके अरुणाचल में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, तीनों में नहीं है। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला राज्य है। तो जब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सीटों का निर्धारण होता है तो ये लाजमी सी बात है कि जब लोकसभा में सीटों की बात होगी अनुसूचित जनजाति की तो सर्वाधिक कहां होगी? मध्य प्रदेश में होगी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व कम होने पर दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनयन करता है। खैर, इस मनोनयन को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? वर्तमान में अब यह मनोनयन नहीं होगा। हालांकि जो लोग निर्वाचित हो गए हैं, जिनका मनोनयन हो गया है, वह अपनी अवधि पूरा करने के बाद पद रिक्त कर देंगे। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन। आंग्ल भारतीय समुदाय अनुच्छेद कौन सा है? 332, 330, 331, 333, अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि उसकी राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? 2, 12, 1 और 5। तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि इसकी राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है? तो दो सदस्यों को। ऑप्शन ए 2 सदस्यों को। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल, देखिए 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा जो है वो कभी नहीं भंग होने वाली संस्था है, लेकिन लोकसभा यह अपनी एक 5 वर्ष की जो सामान्य अवधि है उसको पूरा करने के बाद अपने आप भंग हो सकती है। उसके अलावा भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को। तो वही प्रश्न पूछता है कि लोकसभा को का कार्यकाल पूरा होने से पहले कब भंग किया जा सकता है, कैसे भंग किया जा सकता है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भंग किया जा सकता है। विकल्प हमारा डी सही हो गया। अगला, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वर्ष में 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 2026 तक परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान किया गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 84वां, 61वां, 82वां। तो हम जानते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2026 तक यह तय किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हमारा विकल्प भी सही है। अगला, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम मतलब गणपूर्ति। लोकसभा का गणपूर्ति कैसे होती है? 1/10 सदस्यों के द्वारा। जो कुल सदस्य संख्या है, मान लीजिए कि 550 सदस्य संख्या है लोकसभा की, तो 55 सदस्य अगर आ गए तो कोरम पूर्ति है, जिसे गणपूर्ति भी कहा जा सकता है। कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/5 और 1/8। कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, संसद के दोनों सदन में, राज्यसभा में उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय क्षेत्र मतलब कौन से क्षेत्र? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल है। तो संसद के दोनों सदनों की बात कर रहा है। आगे, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा भी, विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी, उपयुक्त सभी द्वारा। तो लोकसभा की बैठक
स्थगन के द्वारा भी हम समाप्त कर देंगे, विघटन के द्वारा भी, और 17वासान के द्वारा। तो हमारा विकल्प डी सही हो गया। अगला प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। तो राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा के सत्र का अवसान मतलब 17वासान करने के लिए प्राधिकृत है, मतलब वही एक व्यक्ति है, राष्ट्रपति ही है जो लोकसभा का 17वासान कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपातकाल रहेगा तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का सत्र एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमारा विकल्प सी सही हुआ। आगे, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा। तो उत्तर प्रदेश में राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आपको यह देखना होगा कि किस स्टेट में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, आप लोग देखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं? त्रिपुरा से, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम से 1-1, लेकिन त्रिपुरा से 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द, बहुत ही बेहतरीन। अब कई इस पर प्रश्न बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 4 विकल्प आते हैं। मनोनीत किया जाता है, मनोनयन होता है, चयनित किया जाता है, लोग जो हैं उसमें से किसी एक का चयन कर लिया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचन चुनाव के आधार पर उनका निर्वाचन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है मतलब अपॉइंट किया जाता है, निर्वाचन मतलब इलेक्टेड, इलेक्शन के द्वारा, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड और मनोनीत। ये चारों अलग अलग चीजें हैं। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, चयन उनका होता है। जो लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उसमें से सभी सदस्य मिलकर जो बुजुर्ग होते हैं लगभग उन्हीं को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है। आगे, प्रधानमंत्री का क्या होता है? चयन होता है, मनोनयन होता है, नियुक्ति होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आप लोग देखकर बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार जरूर देखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। यह विकल्प थोड़ा सा गलत है। कैसे हटाया जा सकता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सत्य है उसके बारे में बात कर लीजिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल गलत बात है।
यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने, ये भी नहीं, सदस्य को ही चुना जाता है। यह मंत्री के लिए बात होती है, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री, किसी भी प्रकार का मंत्री है उसके लिए यह होता है कि उसके मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और 6 महीने के अंदर यह जरूरी होता है कि किसी सदन का वह सदस्य चुनकर आ जाए। या जो तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपाध्यक्ष अर्थात लोकसभा का उपाध्यक्ष। प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर क्या होता है? प्रोटम स्पीकर का सिर्फ एक ही काम होता है, जो नए सदस्य चुनकर आते हैं, जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाना, उसे ही प्रोटम स्पीकर कहते हैं। प्रोटम स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, गलत बात। सदस्यों को शपथ दिलाना, बिल्कुल सही बात। स्थापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, ये तो उपाध्यक्ष करेंगे ना, लोकसभा के उपाध्यक्ष। केवल सदस्यों के चयन पर ये भी नहीं काम करेंगे। केवल प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। आगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम कौन से? जीवी मावलंकर, बीवी गिरी, वीडी जत्ती, हुकुम सिंह। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उसे कौन सा अधिकार प्राप्त है? लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, यही एक अधिकार होता है। हमारा विकल्प सी सही है। अगला, लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है और वह सीधे नियंत्रित भी होता है। आगे, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन पर, तृतीय वाचन में। तो प्रथम वाचन में उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है? बहस होता है, आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। हमारा विकल्प सी सही हुआ। कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है उसको बताइए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों अर्थात विवादों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, ये भी गलत। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं, एक राष्ट्रपति भी होते हैं। तीनों कथन हमारे गलत हैं। केवल एक, 3, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, कोई कथन हमारा सही नहीं है। तीनों कथन हमारे गलत हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा, नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा चुने जाते हैं। विकल्प डी सही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। राज्यसभा कैसे भंग होती है? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग कर देता है, लोकसभा के साथ स्वतः कोई नहीं। तो राज्यसभा कभी न भंग होने वाली सभा है, कभी न भंग होने वाली अर्थात अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। विकल्प डी सही हो गया। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? 10, 15, 20 और 12। तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? मनोनीत कर देगा, मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का। आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व कम होता है राष्ट्रपति की राय में तो उस समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। आधे सदस्य नहीं, इसके आधे सदस्य बिल्कुल नहीं, इसके 1/3 सदस्य बिल्कुल नहीं, पहला कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, पहला विकल्प हमारा सही है। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में क्या असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है। यह गलत बात है, क्योंकि अगर बराबर की स्थिति होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है, इसलिए यह कथन गलत है। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना, कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रण करना है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह प्रश्न पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह बी सी डी तीनों विकल्प सही है, विकल्प ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निर्णायक मत की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत देता है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए एक संकल्प है। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के विशेष बहुमत से पारित कर लिया जाए, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तो बिल्कुल विकल्प हमारा डी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, यह भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है। वार्षिक वित्तीय वितरण मतलब बजट, राज्यसभा में बजट पर चर्चा होती है। तो हमारा विकल्प 1 और 2 सही है, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा अपने राज्यसभा द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, बिल्कुल विकल्प हमारा भी सही है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। अनुच्छेद 115, 16, 226 और 249। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 249। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। उसके बाद जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का अनुशासन, यह भाषा 8वीं अनुसूची में है। संघ एवं राज्यों का 7वीं अनुसूची में है। यही सब बातें हैं, हमारा विकल्प डी सही है। निम्न नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभाओं में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। कौन सुमेलित नहीं है? नहीं कि मध्य प्रदेश में 12 राज्यों, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 12, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16। तो मध्य प्रदेश में 12 नहीं है, बाकी महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16। हमारा विकल्प ए सही हुआ। यह हमारी कक्षा रही विधायिका से। आपको यह हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।